रहे हैं होने में क्या वहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा वहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो आज हम बताते रहे हैं कि इससे पहले वीडियो में हम बताए थे अशोक के शिलालेख के बारे में, अशोक के बारे में बताए थे, उसका सामान्य परिचय दिए थे। और अभी जो बता रहे हैं अशोक के शिलालेख के बारे में बताते हैं कि जो 14 शिलालेख लिखे हैं और 14 शिलालेख के बारे में क्या सब 14 शिलालेख में दिए थे और यह कहाँ कहाँ पर खोजा गया है, यह शिलालेख कहाँ कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में जो है आज हम बात करते हैं। देखो अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के लेख यानी कि शिलालेख, ठीक है। अशोक के शिलालेख में जो है अशोक के शिलालेख को अभिलेख को जो है 3 भागों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है। तो सबसे पहले जो आता था वह शिलालेख है, शिलालेख, और दूसरा जो था वह स्तंभ लेख, स्तंभ लेख है, और तीसरा जो है वह गुहा लेख है, गुहा लेख नहीं। यानी कि अशोक जब अभिलेखों की चर्चा किए थे तो वह कहे कि कहाँ कहाँ पर लिखा जाएगा, कहाँ कहाँ पर लिखे थे, तो वह सबसे पहले यानी कि शिलालेख के बारे में देखें। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर का जो टुकड़ा होता था उसको हम शिलालेख कहते हैं, ठीक है। उस पर यह लिखाया करते थे, ठीक है। और उसके बाद आता था स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में क्या था, यानी कि पत्थर का जो खंभे होता था, पत्थर के खंभे पर यह लिखा करते थे। और तीसरा जो था यह गुहा लेख है, गुहा लेख है। गुहा लेख में क्या है कि गुहा लेख में है यानी कि गुफाओं, पत्थर की जो गुफाओं होते थे उस पर यह लिखा करते थे नहीं। तो ये समझ में आ गया है कि अभिलेख को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख, और तीसरा कौन था, गुहा लेख नहीं। अब यह जब लिखने का काम प्रारंभ किया जाता तो उसमें पूछा गया अशोक से कि हर जगह की जो भाषाएं हैं ना सो अलग अलग है। तो जब हर जगह की भाषाएं अलग अलग है तो क्या एक ही भाषा यदि हर देश में चले तो क्या सब पढ़ पाएगा। तो अशोक तो सोचने लगे कि भाई नहीं, ये तो हो नहीं सकता है, हर जगह की भाषाएं जब अलग अलग है तो पढ़ना तो बड़ी मुश्किल है नहीं। तब ये कहे तो ऐसा करना है क्या, जिस देश में जो भाषाएं चलती हैं उसमें उस देश में उसी भाषा में जो है अभिलेख लिख देना। तब इन्होंने क्या किए कि 4 जगह जो है अभिलेख इनका प्राप्त हुआ। तो 4 जगह में 4 भाषाओं से लिखे। कौन कौन सी भाषाएं थी तो ये हम अभी पहले बता देते हैं कि जो सबसे यानी कि भारत में एक चलती थी ब्राह्मी भाषा, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि था। कौन था, ब्राह्मी लिपि। और दूसरा था खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ये सब भाषा। हाँ, उसके बाद था तीसरा है अरमाइक लिपि, अरमाइक, अरमाइक लिपि। और चौथा जो था यह ग्रीक लिपि था, ग्रीक था, ग्रीक लिपि था। समझ रहे हैं। अच्छा, ये लिपि है, यह लिपि है। यह जो लिपियां हैं इस 4 भाषाओं में लिखा गया। तो अब हम देखेंगे इन जब 4 भाषाओं में इन लिपियों को लिखा गया था
तो किन देश में कौन सी लिपियां चलती थी उस समय? अरे अभी ने क्या कहता है कि मतलब हम लोग हिंदी या अंग्रेजी पढ़ते हैं जी। उस समय तो नहीं था, उस समय तो ब्राह्मी लिपि चलता था कहीं, तो कहीं खरोष्ठी लिपि चलता था, तो कहीं अरमाइक चलता था, तो कहीं ग्रीक लिपि भी चलता था। अभी नहीं लिपि में लिखते हैं हिंदी यानी देवनागरी, एगो रोमन ना, तो लेकिन उस समय तो अलग अलग चलता था। तो ब्राह्मी लिपि जो है, अब हम देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि किस देश में चलता था उस समय। तो ब्राह्मी लिपि जो था उस समय भारत में चलता था। भारत में जो है सो कौन सी लिपि चलती थी? ब्राह्मी लिपि चलता था। खरोष्ठी लिपि जो है यह पाकिस्तान में चलता था। पाकिस्तान में चलता था, पाकिस्तान में चलता था। अरमाइक जो था यह अफगानिस्तान में चलता था, अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में चलता था। और ग्रीक जो था यह ग्रीके देश में चलता था, ठीक है, यह ग्रीक देश में चलता था। तो यानी कि अभी समझ में आ गया होगा कि हम लोगों के देश में उस समय कौन सी लिपि चलता था। तो ब्राह्मी लिपि चलता था, ब्राह्मी लिपि चलता था अशोक के समय। अशोक ने, हाँ, अशोक के समय में जो लिपियां चलती थी वह कौन सी लिपि चलती थी हमारे देश में? ब्राह्मी। तब वह क्या किए, भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं या जितना भी लिखा गया है या जिन जिन राज्यों में भारत में उसका अभिलेख मिला है, उन सभी अभिलेखों को जो लिखा गया है किस लिपि में, याद रखना है, ब्राह्मी लिपि। क्योंकि भारत में ब्राह्मी लिपि चलता था, और जब भारत में ब्राह्मी लिपि चलता था तो भारत में जब भी अभिलेख लिखा जाएगा तब तो वह ब्राह्मी लिपि में ही लिखा जाएगा ना। तो भारत में जितने भी अभी जिस राज्य में भी मिला है नहीं, ये भी होगा। हाँ जी, जिन राज्यों में भी मिला है, अब वही है कि नहीं है, आजकल के समय में रहने देता है, कुछ नहीं लोग रहने देता है, देखता है चलो इसका पोस्टर हटाओ हमारा पोस्टर लगाओ, नेता के नहीं देखते हो हैं। सोनिया गांधी, पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, ऐसे मनमोहन सिंह तो आज तक जो है ना जीवन में 2 बार भाषण देता है, 2 बार, एक बार शपथ ग्रहण के समय और दूसरा जब त्याग पत्र लेता है तभी। इससे पहले मनमोहन सिंह इतना दिन प्रधानमंत्री बना, कभी भाषण नहीं दिया। अब मोदी ऐसा है कि हमेशा कहीं न कहीं भचर 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 करके करता है कि नहीं? हुआ। तो उसमें क्या करता था, पहले क्या होता था, किसका पोस्टर लगा है, सोनिया ने, हटाओ यहाँ पर हमारा पोस्टर लगेगा, मोदी झट से लगा दिया, उसका पार्टी लगा दिया। वही बात आप थोड़ी धरल है जो हम खोजेंगे, क्या कहता है, अशोक का अभिलेख उठाए वहां से उखाड़ के हटा दिया, कहेगा है यहाँ पर कि क्या कहता है, हनुमान जी को बैठाए दो नहीं, यहाँ दयाल है ही अभी तक है, वहाँ हनुमान जी बैठ गए होंगे कहीं, अभी तो यही ना। इसीलिए ब्राह्मी लिपि जो था सो भारत में चलता था, और उसके बाद खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान में था, और अरमाइक जो था यह अफगानिस्तान में था, और ग्रीक कहाँ पर, किस देश में था, ग्रीक में। अब हम देखते हैं कि यह 14 अभिलेख जो लिखा गया है, यह अभिलेख कहाँ पर है, किस देश से में मिला है ना, इसके बारे में बताते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले भारत को बना ही देते हैं क्या, हाँ, इसमें हम ये मानचित्र पर समझा देते हैं कि अभी तक कहां कहां पर मिला है अभिलेख, उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहला जो अभिलेख मिला है, ठीक है, सबसे पहला जो अभिलेख मिला है वह कहां पर मिला है, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी में सबसे पहला अभिलेख कहाँ मिला है, नंबर 1 लिख दिए, कहाँ पर मिला है, शाहबाजगढ़ी में।
उसके बाद दूसरा जो अभी लेख मिला है मानसेहरा, मानसेहरा में, ये दोनों जो है ये दूसरा अभिलेख मिला है। ये दोनों कहाँ है? यह जो क्षेत्र है इसके बाहर, यह बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? पाकिस्तान कहलाता है। तो यह दोनों जो मिला है पाकिस्तान में मिला है, पाकिस्तान में मिला है। कौन कौन? पहला अभिलेख याद रखना है, पहला अभिलेख कहाँ मिला है? तो शाहबाजगढ़ी में मिला है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और दूसरा अभिलेख मानसेहरा में मिला है, यह भी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब यह शाहबाजगढ़ी और पाकिस्तान मानसेहरा पाकिस्तान में है, तब यह किस भाषा में लिखा हुआ मिला होगा? तो यह खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान में उस समय कौन सी भाषाएं चलती थी? तो हम याद रखेंगे कि शाहबाजगढ़ी जो शिला अभिलेख मिला है वह किस भाषा में लिखा गया था? तो खरोष्टी भाषा में लिखा गया था ना। और उसके बाद है मानसेहरा है, मानसेहरा भी कहाँ पर स्थित है? यदि पूछता है कि मानसेहरा जो मिला था अभिलेख, यह किस भाषा में लिखा गया था? तो खरोष्ठी भाषा में। यह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में। अब हम उसके बाद तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा जो था यहाँ पर मिला था कालसी, कालसी यह जो है कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। यह कौन सा अभिलेख था? यह कौन था? उत्तराखंड में कालसी, कालसी यानी तीसरा अभिलेख था जो गुजरात में मिला है न। अब जब यह गुजरात में मिला है न, जब यह गुजरात में मिला है, तब हम इसमें देखेंगे कि यह कौन सी भाषा में तीसरा अभिलेख लिखा गया होगा। तो किस भाषा में लिखा गया होगा? ब्राह्मी लिपि में न, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया होगा, क्योंकि यह किस क्षेत्र में स्थित है? भारत में स्थित है। और भारत में जब उस समय कौन सी लिपि चलती थी? ब्राह्मी लिपि चलती थी न। तो अभी हम कौन कौन बताए हैं? 3 को बताए हैं, याद रखना है। सबसे पहले कौन सा अभिलेख था? शाहबाजगढ़ी जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और दूसरा मानसेहरा न, मानसेहरा यह कहाँ स्थित है? और इसकी लिपि क्या है न? इसकी लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि है। उसके बाद तीसरा मिला है तो कालसी जो तीसरे लिपि है। तीसरा क्या कहता है? शिलालेख था न, अभिलेख। यह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चौथा और पांचवा जो था यहाँ पर स्थित है, गिरनार, गिरनार में मिला था। चौथा और पांचवा जो अभिलेख मिला था वह गिरनार में मिला था। यह कहाँ स्थित है? गुजरात में। यह कहाँ मिला था? गुजरात में मिला था। गुजरात के किस जगह पर? तो गिरनार नामक एक स्थान था, वहां पर जो था चौथा अभिलेख और पांचवा अभिलेख मिला है। तो यह कहां पर मिला है? गिरनार, गुजरात में। तो सबसे पहले कौन सा था? शाहबाजगढ़ी। दूसरा कौन था? मानसोहरा। तीसरा कौन था? कालसी। और चौथा कौन था? गिरनार। और चौथा और पांचवा न। अब यदि पूछा जाता है नहीं 14 को मिला, सब बताते हैं। अब बता रहे हैं, धीरे सब बता रहे हैं, एक एक करके थोड़ा याद भी होते जाएगा, इसलिए बता रहे हैं। तो यानी कि देखो चौथा और पांचवा कहाँ मिला था? गुजरात में। क्या नाम था उस जगह का जो गुजरात में जहाँ मिला था? गिरनार नामक जगह पर। और यह किस भाषा में लिखा गया होगा? ब्राह्मी लिपि में, क्योंकि गुजरात कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है न। कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। अब जब हम अगला देखते हैं, देखो जब अगला देखते हैं कौन सा? तो छठा, सातवां और आठवां है। देखो उड़ीसा में मिला था, है देखो उड़ीसा, उड़ीसा में धौली नामक स्थान, धौली गंगा धौली नामक स्थान था, ठीक है। वहां पर जो था छठा अभिलेख, सातवां अभिलेख और आठवां अभिलेख, यह तीनों अभिलेख कहां पर मिला था? उड़ीसा में। तीनों कैसे मिला भाई? ढूंढने से मिलता है ना जी। ज्यादा जगह मिलेगा।
अलग हाँ अलग मिल ना। सकता है, क्या नहीं? एक ही जगह मिल सकता है। बिहारों में कोनो अब देखो धौली उसके बारे में बताते हैं, इस सब अभिलेख के बारे में अभी नहीं बता रहे, कहाँ कहाँ मिला है केवल ये बता रहे तो वही थोड़ी हैं। अब पूछे। फिर बताएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ था अब उसमें। लिखा हुआ नहीं पूछे। हाँ तो एक ही जगह मिला होगा, तीनों काहे- कैसे हाँ मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा अभिलेख, सब अभिलेख मिलेगा। देखो धौली जो था, यह धौली कहाँ पर, धौली में 3 अभिलेख मिले हैं। तो धौली कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। गुजरात में। तो इसमें से 6 गुजरात में, उड़ीसा में है, इसमें 6, 7 और 8 जो था यह कहाँ मिला था? उड़ीसा में। धौलीपुर। हाँ उसके बाद जो था फिर हम देखते हैं 9वां कहाँ मिला था। तो 9वां जो था तेलंगाना में मिला था, तेलंगाना में एर्रागुड़ी में, एर्रागुड़ी में कहाँ पर मिला था? एर्रागुड़ी में। इसमें यहाँ पर कौन सा अभिलेख मिला? 9वां अभिलेख मिला। कहाँ पर मिला था? एर्रागुड़ी में। एर्रागुड़ी में कौन सा अभिलेख मिला था? तो 9वां अभिलेख मिला था नहीं। उसके बाद सबसे पहले देखो शुरू से फिर हम एक बार चल देते हैं। पहला अभिलेख कहाँ मिला था? शाहबाज गढ़ी में। दूसरा कहाँ मिला था? मन सेहरा में। तीसरा कहाँ मिला था? कालसी में। चौथा और 5वां कहाँ मिला था? गिरनार में। छठा, 7वां, 8वां धौली में। और 9वां कहाँ मिला है? तेलंगाना में एर्रागुड़ी में, एर्रागुड़ी में। अब देखो 10वां जो मिला था है, देखो 10वां जो मिला है यह महाराष्ट्र में मिला है। महाराष्ट्र में मिला था। कहाँ पर? सोपारा में। सोपारा में मिला था इसका। इसमें कहा यहाँ पर कौन मिला था? 10वां अभिलेख जो मिला था, 10वां और 11वां दोनों अभिलेख कहाँ पर मिला था? महाराष्ट्र के सोपारा में। सोपारा में कौन सा मिला था? 10वां और 11वां अभिलेख कहाँ मिला है? महाराष्ट्र के सोपारा नामक स्थान पर मिला था। कौन कौन? 10वां और 11वां। अब कौन बच गया? 12वां, 13वां। 12वां फिर देखो यहाँ मिला है तेलंगाना के एर्रागुड़ी में। 12वां अभिलेख फिर कहाँ मिला? तेलंगाना के एर्रागुड़ी में। अब फिर 13वां और 14वां कहाँ मिला है? तो 13वां और 14वां जो है सो कहाँ पर मिला था? नहीं, जौगढ़ में। जौगढ़ में कहा रे? जौगढ़ में 13वां और 14वां जो मिला है अभिलेख, कहाँ पर मिला था? जौगढ़, उड़ीसा के जौगढ़ नामक स्थान। आप देख लिए हो, यानी कि 14 के 14 अभिलेख। तो भारत में मिला। हाँ हाँ 14 के 14 अभिलेख था। भारत का तो कहाँ मिला? भारत एक ना रे। हाँ तो देखो ओम शुद्ध बिहारी था। हाँ, देखो तो ये जो था 14 के 14 अभिलेख के बारे में हम अभी लिख दिए हैं कि कौन से अभिलेख कहाँ पर मिला है ना, और यह अभिलेख किस राज्य में है और यह किस लिपि में लिखी गई है, तो इसके बारे में बता दिए हैं। और हाँ? बस यही इसी 14 अभिलेख हो गया। लिख लिया सर। 8 स्थानों पर प्राप्त हुआ था। नहीं आप मिला समझ था। गए? नहीं अभी तक नहीं मिला। जो जिसका वर्णन है उसके बारे में जाएंगे हम पर। बताते हैं कि वो जो 14 अभिलेख जो मिला है इन 8 जगहों पर, किन किन जगह, कहाँ कहाँ पर मिला है? 8 जगह पर मात्र मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8, मात्र 8 जगह पर जो है सो 14 अभिलेख मिला है। ठीक है, कितने जगहों पर? 8 जगहों पर। अब हम चलते हैं कि जब पहला अभिलेख शाहबाज गढ़ी में मिला था तो उसमें क्या लिखा था। तो पहला जो अभिलेख लिखा था उसमें लिखा था, कहाँ पर मिला था? शाहबाज गढ़ी में, कि पशु बलि की निंदा की गई है उस अभिलेख में, कि पशु की बलि नहीं किया जाए, पशु की हत्या नहीं किया जाए। हाँ, तो पशु बलि की निंदा किया। सबसे पहला अभिलेख में क्या है? 1 नंबर देकर लिख देना है। पहला अभिलेख 1 नंबर तो कहा है कि पशु बलि की निंदा। पहला अभिलेख में जो कहां पर मिला था?
शाहबाज गढ़ी में मिला था, उसमें कहा गया है कि पशु बलि की निंदा करती है। इसमें लिखिए एक मिनट। हाँ, पशु बलि की निंदा। और दूसरा जो अभिलेख मिला था वह कहां पर मिला है? मानसेहरा में मिला था। उसमें कहा गया है, दूसरा अभिलेख में कहा गया था मानसेहरा में कि मनुष्य के लिए और पशु के लिए, वह अशोक लिख बोले थे कि मनुष्य के लिए और पशु के लिए, दोनों के लिए क्या होनी चाहिए? चिकित्सीय व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उसके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा डॉक्टर का उपलब्ध करो जिससे उसकी हर बीमारी का इलाज कर सके। इसलिए जो है दूसरा जो अभिलेख मानसेहरा में मिला था उसमें क्या लिखा गया था? मनुष्य के लिए और पशु के लिए, मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित व्यवस्था होनी चाहिए और बहुत सही तरीके से होनी चाहिए। और जब तीसरा अभिलेख मिला था तो तीसरा अभिलेख में बोले थे कि राजकीय अधिकारी को, तीसरा अभिलेख में जितने भी राजकीय अधिकारी हैं उन्हें 5 वर्ष में जो है, हर 5 वर्ष में अनुसंधान किया जाए। नहीं, उन्हें 5 वर्ष में जो है हर 5 वर्ष पर अनुसंधान किया जाए, यानी कि हर 5 वर्ष पर जो सरकारी कर्मचारी है, जैसे अभी नहीं देखते हो यहाँ नेता उता जो होता है हर 5 वर्ष पर इलेक्शन होता है ना, इसीलिए वह कहा कि एक ही व्यक्ति उस पर नहीं बैठना चाहिए, हर 5 वर्ष के बाद जो है उसे उठा पटक कीजिए। आज इसकी सरकार बनेगी तो कल उसकी सरकार बनेगी, ऐसा कर राजकीय अधिकारी को 5 वर्ष के लिए हर 5 वर्ष पर अनुसंधान किया जाए। ये तीसरा अभिलेख जो मिला है यह कहां पर मिला था? कालसी में। और यह किस जगह पर है? उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में ना। पहला अभिलेख में क्या था? पशु बलि की निंदा। हाँ, पहला अभिलेख था पशु बलि की निंदा, यानी कि पशु की हत्या नहीं किया जाए। दूसरा था कि पशु के लिए और मनुष्य के लिए, दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए। यह जो लिखे थे अशोक ने, यह किस अभिलेख में कहां पर मिला? और कौन सा अभिलेख है ये? तो दूसरा अभिलेख है। नहीं, दूसरा अभिलेख है खरोष्ठी, तो अलग ना है जी, भाषा न है। दूसरा अभिलेख है। क्या लिखा था दूसरा अभिलेख में? पशु और मनुष्य की चिकित्सा, हाँ, हाँ, और उसके बाद जो है तीसरा जो था यह कालसी में मिला था, जो कि उत्तराखंड में है। और जब यह कालसी में मिला था तो इसमें लिखा था कि जितने भी राजकीय अधिकारी है न, उसे 5 वर्ष के, हर 5 वर्ष पर जो है अनुसंधान किया जाए न, यानी कि जितने भी नेता, इलेक्शन देखते हो कैसे होता है, हर 5 वर्ष पर जैसे हटाने की व्यवस्था है, उसी प्रकार से हर 5 वर्ष के बाद इसे उठा के किसी हटा दीजिए और किसी दूसरे को जो है इसी पद पर स्थापित कर दीजिए, ये कहे थे। और जब चौथा अभिलेख था तो चौथा अभिलेख जो था वह धम्म नीति था। चौथा अभिलेख क्या है? धम्म नीति। लिख लो, हाँ, धम्म नीति। धम्म नीति यानी कि कोई भी यदि धर्म है या हम उसका या कोई भी ऐसा लिखित चीज है ना, हम उस पर चल रहे हैं। धम्म मतलब होता है लिखित, किताबी लिखित पर चलना ना। जैसे अभी हम जैसे रामायण पढ़ते हैं तो हमें उसी से न कुछ ज्ञान मिलता है हम ना। तो इसी प्रकार से धम्म का मतलब होता है अभी जितना भी धर्म चल रहा है ना, या जो भी व्यक्ति, चाहे भीमराव अंबेडकर लिख करके चले गए संविधान ना, तो हम उसको तो है नहीं समझाने के लिए, तो हम किससे उस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं? संविधान की जानकारी किससे लेते हैं? किसी किताब में ही लिखा हुआ है ना। तो हम यानी कोई लिखावट चीज है उसको हम धम्म पढ़ा जाता है। अभी अधिकतर जो है धम्म पर ही चल रहा है। अभी जितना भी चल रहा है सब जो है धर्म पर भी, हम यदि धर्म में भी है तो वो भी धर्म पे चलते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म से हैं, कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से है, कोई माने बहुत सारे धर्म है ना।
तो हम लोगों के पास उसका ज्ञान तो है नहीं, या हम किसी से उसके बारे में शिक्षा तो नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं कि हम ये धर्म अपना लिए। हम क्या करते हैं, किताबों से चलते हैं, उस किताब को पढ़ते हैं, कहते हैं चलिए हम यही करते हैं। जब हाँ वही जो मतलब लिखित है और उस पर उसका कोई ज्ञान दे नहीं सकता है। नहीं बताया जिससे पहले कि धम्म 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक धम्म था नहीं, तो लास्ट में धम्म वाले था, बुद्ध ने कहा था ना। तो लास्ट में जो धम्म था नहीं, कौन कौन था, एक बौद्ध था, दूसरा क्या था भूल गया, और तीसरा क्या था, धम्म था। तो हम क्या करते हैं, धम्म पर ही चलते हैं नहीं, धम्म पर ही चलते हैं। तो धम्म जो था, धम्म नीति चौथा में था, और 5वां में था धम्म नीति। कहाँ मिला था, ये कहाँ मिला था, गुजरात के गिरनार में। और 5वां जो है धम्म नियुक्ति है, धम्म हाँ 5वां में धम्म नियुक्ति है ना, 5वां में धम्म नियुक्ति है ना, यानी कि किसी को नियुक्त किया जाता है ना, किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, उसको किस आधार से किया जाएगा, वो तो कोनो लिखल तो नहीं रहता है कि राष्ट्रपति है नहीं, हम चलिए हम आपको राष्ट्रपति पर देते हैं, आइए हम आपको बताते हैं नहीं। तो किताब के मुताबिक जो लिखा हुआ है, जो लिखा गया है, उस पर उसे शपथ ग्रहण दिलाया जाता है नहीं, यही किया जाता है, तब उसको उस पर नियुक्त किया जाता है नहीं। तो क्या हो गया, 5 गो हो गया। सबसे पहला अभिलेख क्या था, हाँ सहवाजगढ़ में था, कहा था पशु बलि की निंदा की थी। दूसरा क्या था, पशु और मनुष्य के लिए चिकित्सीय व्यवस्था, कहाँ पर, मानसेहरा में था। और तीसरा क्या था कि राजकीय जितने भी अधिकारी हैं सबको 5 वर्ष पर क्या करनी चाहिए। चौथा में क्या था, धम्म नीति, और 5वां है धम्म नियुक्ति। और जब छठा चलते हैं तब छठा में आता है आत्मनियंत्रण। नहीं, आत्मनियंत्रण कहाँ पर मिला था, छठा अभिलेख में क्या लिखा हुआ था, आत्मनियंत्रण, लिख लिए, आत्मनियंत्रण यानी कि इसमें कहा गया था कि थोड़ा अपने मन को संतुष्टि रखो। ऐसा नहीं कि हाय करो, कमाने के लिए करो, धन दौलत के लिए करो, हाय करो मत, बस थोड़ा नियंत्रण रखो। ये छठा अभिलेख में लिखा गया था। 7वां और 8वां जो अभिलेख में मिला था, यह दोनों अशोक के तीर्थ यात्रा के बारे में बताया गया। अशोक ने कहाँ तीर्थ यात्रा किए हैं, यह 7वां और 8वां दोनों अभिलेख में मिला था। इसी के बारे में दोनों अभिलेख, 7वां और 8वां अभिलेख जो मिला है वह किसके बारे में है, अशोक के हाँ तीर्थ यात्रा के बारे में जो है बताया गया है। किस अभिलेख में, 7वां अभिलेख में। और छठा अभिलेख में क्या है, आत्मनियंत्रण है, अपने आप पर नियंत्रण रखो ना, अपने आप पर नियंत्रण रखो। और उसके बाद एक बार फिर शुरू से चल दे। देखो पहला अभिलेख में क्या मिला था कि पशु बलि की निंदा की गई है, जो कि शाहबाजगढ़ी में मिला था। दूसरा मानसेहरा में मिला है, जिसमें पशु और मनुष्य के लिए चिकित्सीय व्यवस्था करनी चाहिए। और तीसरा अभिलेख मिला है कहाँ पर, कालसी में। उसमें लिखा था कि राजकीय जितने भी अधिकारी हैं वह हर 5 वर्ष पर जो है सो उसे अनुसंधान किया जाए, उस पर संशोधन किया जाए न। और 5वां और चौथा और 5वां जो है, चौथा अभिलेख धम्म नीति था और 5वां अभिलेख धम्म नियुक्ति है। छठा अभिलेख आत्मनियंत्रण है। और 7वां और 8वां अभिलेख में क्या लिखा गया है कि अशोक के तीर्थ यात्रा के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर तीर्थ यात्रा, लोगों को किस तरह से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, कहाँ कहाँ करनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताए हैं। 8वां और 9वां अभिलेख जो मिला है वह कहाँ पर मिला है, तो उसमें वह मिला है कहाँ पर, एर्रागुड़ी में। तो 9वां अभिलेख जब एर्रागुड़ी में मिला है तो वहां पर लिखा गया था क्या कि शादी और जन्म जब होता है, बच्चे का जन्म जब होता है और जब लगन करता है, शादी करता है, उसमें कहता है बेफिजूल खर्चा मत करो। उसमें क्या कहता है कि बेफिजूल खर्चा मत करो। यह किस अभिलेख में मिला है, 9वां अभिलेख में मिला था कि शादी और जन्म में जो है
यानी कि बेफिजूल जो है खर्चा मत करना। ये इसके बारे में बताया किस अभिलेख में? 9वां अभिलेख में, 9वां अभिलेख में। और 10वां अभिलेख में जो बताया है, 10वां जो और 11वां, 10वां और 11वां जो अभिलेख है, 10वां अभिलेख धम्म विजय है ना, धम्म विजय के बारे में। और 11वां जो अभिलेख है धम्म व्यवस्था के बारे में। 10वां और 11वां जो था वह क्या था? एक धम्म विजय है 10वां अभिलेख, हाँ, और दूसरा है धम्म व्यवस्था के बारे में। चलो एक बार फिर हम शुरू से चल देते हैं ना। धम्म विजय है और 11वां जो है वह धम्म व्यवस्था है, धम्म व्यवस्था है। अच्छा अब हम आगे चलें। देखो एक बार फिर हम रिपीट इसको कर देते हैं। देखो पहला अभिलेख कहाँ मिला था? शाहबाज गढ़ी में। क्या लिखा था? कि पशु बलि की निंदा की गई है ना। दूसरा अभिलेख कहाँ पर मिला था? मानसेहरा में। क्या लिखा था? पशु और मनुष्यों के लिए चिकित्सीय व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा अभिलेख कहाँ मिला था? तालसी में। क्या लिखा था? कि राजकीय अधिकारी जितने भी हैं सभी 5 वर्ष के बाद जो है हमेशा उसका संशोधन अनुसंधान किया जाए ना। उसके बाद छठा अभिलेख कहाँ मिला था? चौथा और पांचवा। चौथा में क्या लिखा था? धम्म नीति के बारे में। पांचवा काल क्या लिखा था? चौथा और पांचवा कहाँ मिला था? गिरनार कहाँ स्थित है? किस भाषा में या किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। छठा कहाँ पर मिला था? हाँ उड़ीसा में। तो क्या धौली में? तो छठा अभिलेख में क्या लिखा गया है? आत्मनियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण रखो। और 7वां और 8वां अभिलेख में क्या कहा गया है? अशोक के तीर्थ यात्रा के बारे में। और 9वां अभिलेख कहा गया है कि जन्म जब बच्चे का जन्म होता है या कोई शादी उदी करता है, लगन करता है, इसमें बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। 10वां और 11वां में, 10वां में जो है धम्म विजय के बारे में बताया है कि किताबी सिद्धांत पर ही चलो और उसी पर विजय पाना सीखो न। और उसी के बाद 11वां में कहा गया है कि अब जो है किताबी विधि से ही उसकी विधि व्यवस्था को बनाए रखो न। व्यवस्था के बारे में बताया गया है न। 12वां और 13वां अभिलेख, 12वां अभिलेख फिर कहाँ मिला है? एर्रागुड़ी में। क्या लिखा है? उसमें लिखा है लोगों के बीच जो है उन्होंने धार्मिक सद्भावना उत्पन्न किया। लोगों के बीच में धार्मिक सद्भावना उत्पन्न किया। 12वां में जो था लोगों के बीच धार्मिक सद्भावना उत्पन्न, यानी कि हर जगह जाकर के जो है अपना प्रवचन देते थे, अपना धर्म के बारे में बताते थे, यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहते बहुत अधिक जो है उन्होंने प्रचार किए थे। यह किस अभिलेख में हमें पता चलता है कि वह जो थे बौद्ध धर्म के बहुत अधिक मानने वाले थे। सबसे अधिक यदि बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था तो इसी ने किया था, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक जो है सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इसी के समय बौद्ध धर्म सबसे अधिक प्रचलित हो गया था पूरा। इसके सिवाय फिर उसके बाद नहीं हुआ। हाँ वो जितना ये किया है। उसके बाद है 13वां और 14वां अभिलेख जो मिला है जोगढ़ में। 13वां अभिलेख में क्या हुआ था? यह 13वां अभिलेख में जो है उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। क्यों हो गया था? हाँ 13वां अभिलेख में हृदय परिवर्तन हो गया। लिखो हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध में। जब कलिंग का युद्ध हुआ था उस युद्ध में इतने सारे बच्चे मारे गए थे कि उन बच्चों के बच्चे और बूढ़े को मारे जाने के उन्हें बहुत शोक हुआ कि हम यदि युद्ध किए हैं तो बच्चों को हमें नहीं मारना था, जिसमें बच्चे और बूढ़े सब के सब मारे गए थे। उसी समय उनका हृदय परिवर्तन हो गया और जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया तब उन्होंने अपना धर्म बदल लिए थे। कहे कि अब हम बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और इसके बाद जो है हम ये सब जो है अपना तलवार हाथों से निकाल। लेकिन बगल का जो राजा विरोधी जो था ना वो कहता था क्या जानते हो? तलवार छोड़ा है, हाथ वही है अभी तक, चलेना नहीं भूला है अभी, याद रखो। तो 13वां अभिलेख में क्या कहा गया है? हाँ उनका हृदय परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया था?
बच्चे और बूढ़े दोनों मर गए। हाँ, अब देखो शुरू से एक राउंड और चल देते हैं। 14वां बता दीजिए। 14वां, चलो देखो 14वां अभिलेख में क्या मिला था कि हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का पालन करना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र से गुजरना चाहिए उनको, ये बताया था। लिखो तो क्या लिखे हो, हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। हो गया।